नमस्ते दोस्तों। किसी ने बहुत ही खूब कहा है, देने वाला जब भी देता देता छप्पर फाड़ के। आप सभी जानते होंगे, जितने भी गवर्नमेंट की प्रिपरेशन करने वाले बच्चे हैं, आप सभी को पता होगा कि एलआईसी की इस बार की बहुत ही बड़ी अपॉर्चुनिटी आपके सामने है, जिसकी बात करने वाला हूँ मैं डबल एओ के बारे में। ठीक है, गवर्नमेंट के कुछ दिनों के बाद में अगर हम लोग ध्यान से देखें तो लगातार वन बाय वन वैकेंसी हमारे सामने नज़र आते हुए दिखाई दे रही है। कुछ दिनों पहले ही हम लोगों ने देखा था कि आईबीपीएस क्लर्क की वैकेंसी आई, उसके बाद में एसबीआई क्लरिकल की वैकेंसी आउट हुई थी, और कुछ ही दिन पहले लगभग अगर मैं बात करूँ 3 to 4 days एगो अगर हम लोग देखा जाए तो एलआईसी की सबसे बेस्ट वैकेंसी, जिसकी बहुत ही सारे बच्चे जिनको तमन्ना होती है आईबीपीएस पीओ बनने की, एसबीआई पीओ बनने की, उससे भी प्यारा जॉब, बहुत ही शानदार जॉब डबल एलआईसी डबल एओ, वो आपके सामने आए। तो आज के जो सेशन होगा, आज का जो लेक्चर हम लोग कंडक्ट करने जा रहे हैं, इसमें हम लोग एलआईसी का नोटिफिकेशन उससे थोड़ी सी ज़्यादा बातें करेंगे। नोटिफिकेशन से और क्या डिटेल में हम लोग देख सकते हैं, नोटिफिकेशन में हम लोग उनका सिलेबस देखेंगे, सिलेबस बताते समय कैसे आपको अप्लाई करना है इसके ऊपर हम लोगों ने डिस्कस करेंगे। साथ में ही एलआईसी की थोड़ी जो स्थापना की गई थी उस सभी के इंफॉर्मेशन आज के लेक्चर में आप यहाँ पर देख पाओगे। तो चलिए करते हैं शुरुआत। यहाँ पर देखिए यार, एलआईसी की जो नोटिफिकेशन इस बार की आउट हुई है उसमें अगर हम लोग बात करें तो नंबर ऑफ वैकेंसी की अगर मैं बात करूं तो जनरल के लिए, जर्नलिस्ट यानी जो एनी ग्रेजुएट बच्चे हैं उन सभी लोगों के लिए 350 वैकेंसी आउट हुई है। इसकी सबसे बेस्ट चीज़ यह है कि इस वाले नोटिफिकेशन में आप कोई भी ग्रेजुएट अगर कोई स्टूडेंट है तो वो डेफिनेटली अप्लाई कर सकता है। आगे हम लोग अगर जाते हैं तो हमें ये देखने को यहाँ पर मिलेगा कि यार एलआईसी के बारे में थोड़ा सा डिटेल में देखा जाए तो एलआईसी क्या है, कब से शुरुआत हुई है, कब उसको गवर्नमेंट का, जैसे एलआईसी की पॉलिसी बेचने वाले लोग कहते हैं कि हम लोग गवर्नमेंट की कंपनीज हैं, ठीक है, गवर्नमेंट इतना, तो लोगों का भरोसा जुड़ जाता है। तो देखते हैं यार व्हाट इज द एलआईसी। एलआईसी की आपने बहुत बार ये टैगलाइन सुनी होगी, जीवन के साथ भी और जीवन के बाद भी। बहुत ही प्यारी लाइन है जो एलआईसी प्रॉमिस करता है सामने वाले पर्सन को कि एलआईसी आपका मरते दम तक या मरने के बाद भी आपके फैमिली को सपोर्ट करने वाले, ठीक है। तो एलआईसी जो था, तो व्हाट इज द एलआईसी? इज द लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, ठीक है। अब इसकी जो स्थापना की गई थी, एलआईसी की थोड़ी हिस्ट्री में अगर हम लोग देखें तो एलआईसी एक इंश्योरेंस कंपनी है जो पहले, जब हम लोग कहेंगे 1947 के दौरान बहुत सारी इंडिया में इंश्योरेंस कंपनी थी और वो सभी इंश्योरेंस कंपनी को मर्ज किया गया। करीबन 245 प्राइवेट जो इंश्योरेंस कंपनी थी उन सभी को मर्ज करके एक इंश्योरेंस कंपनी बनाई जिसका नाम था एलआईसी, ठीक है। और ये कब फॉर्म किया गया? तो इसकी इस्टेब्लिशमेंट या 1 सितंबर 1956 को इसकी स्थापना की गई, जिसको एक एक्ट के द्वारा माना गया, जिसको कहा गया लाइफ इंश्योरेंस ऑफ इंडिया एक्ट। ये 1956 में लागू किया गया। तो देखिए यार, जितने भी इंश्योरेंस वाली कंपनीज है या जहां पर भी, इन सभी कंपनीज को 245 कंपनीज को कंबाइन करके एक जो कंपनी बनी उसको बनाया गया एलआईसी। और इसकी जो हेड क्वार्टर, इसका हेड क्वार्टर ये मुंबई एंड महाराष्ट्र में है। जैसे आप देखते हो कि जो भी फाइनेंशियली बातें होती है, फाइनेंशियल न्यूज़ होती है, उनके जितने भी हेडक्वार्टर्स है आप डेफिनेटली मुंबई में ही पाओगे, ठीक है। चलिए तो आगे बढ़ते हैं कि अब एलआईसी के मेजर फंक्शन क्या क्या है, एलआईसी क्या क्या कामकाज करती है। आप सभी जानते हैं एलआईसी की अगर बात करें पॉलिसी से रिलेटेड हम लोग बात करते हैं तो डेफिनेटली प्रोवाइडिंग द लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसीज़ हैं। उसके बाद में सेविंग एंड ऑल इन्वेस्टमेंट की भी पर्पज़ ओरिएंटेड ये काम करता है। कोई क्लेम सेटलमेंट के लिए भी काम करते हैं और मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट ये कहते हैं एम्प्लॉयमेंट जनरेशन का भी काम कर रहे हैं। गवर्नमेंट जो होती है उसको अगर डेवलपमेंट के लिए कुछ फंड्स लगते हैं, जब भी गवर्नमेंट काम करती है तो जो फंड्स लगते हैं उसमें भी गवर्नमेंट के फंड्स में ये नेशनल डेवलपमेंट में अपना कॉन्ट्रीब्यूशन ज़रूर करती है, ठीक है। साथ में पॉलिसी ऑफ द सर्विसिंग या बहुत सारी अलग अलग जगह पर एलआईसी आज के डेट में काम कर रही है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। आगे के सेशन में आपको यहाँ पर पता चलेगा टाइप ऑफ इंश्योरेंस। जैसे कि बात करो यार, एलआईसी तो इंश्योरेंस कंपनीज है, तो इंश्योरेंस के क्या क्या टाइप्स होते हैं। कुछ इंश्योरेंस तो हम लोग वैसे भी कहते हैं कि हेल्थ इंश्योरेंस है सर, ठीक है, हेल्थ इंश्योरेंस, मेडिकल इंश्योरेंस जिसे आप लोग कहते हैं, लाइफ इंश्योरेंस है, ठीक है। तो मेजरली हम लोग इंश्योरेंस की बात समझ लेते हैं। एलआईसी का पहला सबसे इंपॉर्टेंट है लाइफ इंश्योरेंस, दैट इज ऑल्सो कॉल्ड एज अ टर्म इंश्योरेंस। आप उसको टर्म इंश्योरेंस के नाम से भी जानते हो। उसके बाद में होता है हेल्थ इंश्योरेंस। उसके बाद में व्हीकल्स इंश्योरेंस मान लो, होम इंश्योरेंस है, फायर इंश्योरेंस है या मरीन इंश्योरेंस है, क्रॉप इंश्योरेंस है, जैसे भी फार्मर लोग हैं तो उन लोगों के लिए क्रॉप इंश्योरेंस का भी ये काम करती है, ट्रैवल इंश्योरेंस है। तो जितने भी इंश्योरेंस के मैक्सिमम जो फंक्शंस होते हैं वो एलआईसी कंपनी निभाती है,
ठीक है। चलिए, तो आगे एलआईसी के बारे में यहाँ पर हम लोग देखेंगे कि जो पोस्ट हमारे पास सामने आउट हुई है उस पोस्ट के बारे में थोड़ा सा समझ लेते हैं। जो पोस्ट है दैट इज अ डबल एओ की पोस्ट है, असिस्टेंट एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर, डबल एओ, जो अपने आप में बहुत बड़ा एक माना जाता है गवर्नमेंट जो एग्जाम की तैयारी करने वाले उन बच्चों के लिए। ठीक है, अब इसमें देखते हैं कि ये लेवल जब ऐसा है एलआईसी में एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर के स्केल के ऊपर अगर ये पर्सन हायर किया जाता है तो इसका रोल क्या होता है कि आप क्या कामकाज वहां पर करने वाले हो। तो आपका मेजर ये रोल होगा कि आपको कस्टमर सर्विसेज रिलेटेड सुपरविजन करना पड़ेगा कि जो भी आपके अंडर पर्सन लोग काम कर रहे हैं उनके बारे में आपको देखना है। उसके बाद में इसमें मैनेजिंग द पॉलिसीज एंड इंश्योरेंस सर्विसिंग ये वहां पर आएगा, हैंडलिंग द क्लेम्स सेटलमेंट्स एंड रिफंड, इससे रिलेटेड कोई भी जानकारी है, कोई भी इशू चल रहा है वो आपको यहाँ पर काम करना पड़ेगा। असिस्टिंग इन द कस्टमर्स क्वेरी, जो भी कस्टमर्स है उसकी कोई ना कोई आपके सामने दिक्कत आ रही है, प्रॉब्लम आ रही है, उसको सॉल्व करना एज एन एओ का काम होता है। ठीक है, साथ में ही ये पर्सन क्लरिकल स्टाफ को आपका सुपरवाइजिंग कर सकता है, क्लरिकल स्टाफ को हेल्प का सपोर्ट दे सकता है। स्मूथली ब्रांच ऑपरेशन ये पूरा का पूरा डबल एओ के अंडर ही आता है। उसके बाद में ये एक अच्छा जॉब इस वजह से भी माना जाता है, आज के डेट में सबसे बेहतरीन पेमेंट देने वाला जॉब अगर कोई है तो डबल एओ का जॉब है यार। बहुत ही सालों के बाद में ये देखा जाता है कि ये वैकेंसी के लिए लोग तरसते हैं, इतनी सही है। ठीक है, इसका रीजन समझो आप, आगे यहाँ पर ये देखा जाएगा अगर मान लो कोई भी कैंडिडेट का सिलेक्शन एज एन डबल एओ करके अगर होता है तो उनके पास में बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी हो जाती है प्रमोशन के लिए। क्या क्या प्रमोशन है उसकी बात करते हैं, तो प्रमोशन में एओ के आप जा सकते हो, एडीएम आ सकते हैं, डीएम आ सकते हैं और बहुत सारे प्रमोशन के आपके पास ग्रोथ अपॉर्चुनिटी रहती है। डेफिनेटली आगे जाते हैं, आगे और देखेंगे सैलरी स्ट्रक्चर के बारे में, इनका पोस्ट क्या है, एग्जाम कैसे होती है, इनके बारे में समझ लेते हैं। देखिए एग्जाम का पैटर्न समझते हैं। डबल एओ का जो इंश्योरेंस की एग्जाम आई है वो हम लोग जानते हैं एलआईसी की है, ये वाली पोस्ट है, ऑनलाइन एग्जाम कंडक्ट किया जाएगा। रिक्रूटमेंट प्रोसेस कैसे होगा सर, एग्जैक्टली एग्जाम कैसे कंडक्ट किया जाएगा, तो यार जानिएगा सबसे पहले प्रीलिम्स, उसके बाद में मेंस एंड देन इज अ इंटरव्यू। ये हमारी नॉर्मली प्रोसेस होती है सभी में, प्रीलिम्स होगी, मेंस एग्जाम होगी, इंटरव्यू होगी। इंटरव्यू में एक यहाँ पर प्री मेडिकल एग्जामिनेशन जिसको हम लोग कहते हैं मेडिकल टेस्ट, ऐसे मान लीजिएगा नॉर्मल मेडिकल टेस्ट जो कंसिडर किया जाता है। क्वालिफिकेशन क्या चाहिए कि अगर आप लोग जनरल कैटेगरी के लिए अप्लाई कर रहे हो तो आप कोई भी ग्रेजुएट होना चाहिए, कोई भी यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएट स्टूडेंट इसको अप्लाई कर सकता है। एज लिमिट की बात करें तो एज लिमिट है 21 से 30 तक। अगर हम लोग जनरल कैटेगरीज में आते हैं तो आप 21 से लेकर 30 तक इसको अप्लाई कर सकते हो। अगर ओबीसी में आओगे तो डेफिनेटली 3 ईयर का एज रिलैक्सेशन मिल जाएगा। एससी और एसटी में आओगे तो वहाँ पर 5 ईयर मिल जाएगा यार। ठीक है, आगे अप्लाई करते समय अगर कोई भी पर्सन कास्ट में आता है एससी एसटी एंड पीडब्ल्यूडी, दैट टाइम इज 85 रुपीज इज ओनली फी चार्जेस। लेकिन अगर कोई जनरल है, ओबीसी है, ईडब्ल्यूएस है तो दैट टाइम वहाँ पर फीस लगेगा आपको 700 जब हम लोग अप्लाई करेंगे। और इस बार की जो नोटिफिकेशन आउट हुई है उसकी बेहतरीन चीज़ देखिएगा आप लोग कि यहाँ पर जनरल के लिए या जर्नलिस्ट जिसको कोई भी कैंडिडेट अप्लाई कर सकता है उसकी नंबर ऑफ वैकेंसी 350 है, जहाँ पर स्पेशलिस्ट के लिए अलग से वैकेंसी रखी गई है। तो स्पेशलिस्ट की जो वैकेंसी है वो 410 है। तो कुल मिला के टोटल वैकेंसी की अगर बात करें तो 760 नंबर ऑफ वैकेंसी इस बार की दिखाई दे रही है आपको। ठीक है, चलो तो आगे देखते हैं कि आगे हमें ये देखना है कि एग्जाम में मैं कब तक अप्लाई कर सकता हूँ, क्या क्या स्टेप होने वाली। तो एग्जाम अप्लाई करने के लिए नोटिफिकेशन आउट हुई थी 16 अगस्त 2025 को। एप्लीकेशन वहीं से स्टार्ट हो चुका है। लास्ट डेट है अप्लाई करने का 8 सितंबर 2025 तक आप इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। उसके साथ में प्रीलिम की जो एग्जाम होने वाली है वो होने वाली है 3 अक्टूबर 2025। इस दिन हमारी प्रीलिम्स होगी, एक्सपेक्टेड बताया जाएगा ये। और मेन जो एग्जाम होगी वो होगी 8 नवंबर 2025 को। और अभी तक तो फिलहाल में हम लोग ये कहेंगे कि इंटरव्यू का कोई भी डायरेक्ट डेट या प्रेडिक्शन बताया नहीं गया है। ठीक है, तो चलिए आगे देखते हैं। उसके बाद में जब हम लोग फॉर्म अप्लाई करते हैं तो फॉर्म के लिए क्या क्या डॉक्यूमेंट्स इंपॉर्टेंस होता है, किस प्रकार से फॉर्म फिल करना चाहिए, ये बहुत सारे बच्चों को डाउट्स होता है। तो थोड़ा सा झलक हम लोग फॉर्म के ऊपर भी देख लेते हैं कि फॉर्म अप्लाई करते समय आपको कैंडिडेट के लिए
क्या क्या होना चाहिए, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लगेंगे, किस प्रकार से हम लोग फॉर्म को अप्लाई करेंगे। तो कुछ मेजर डॉक्यूमेंट्स की बात कर लेते हैं। जब हम लोग फॉर्म को अप्लाई करेंगे तो जो फोटोग्राफ होगा, ये सभी के सभी सॉफ्ट कॉपीज़ की बात कर रहा हूँ मैं, फोटोग्राफ की साइज 20 KB से लेके 50 KB के दौरान होना चाहिए। उसी के साथ भी ये डायमेंशन होता है 4.5 सेंटीमीटर इंटू 3.5 सेंटीमीटर में उसका डायमेंशन होना चाहिए फोटो का। साथ में ये फोटो यार लेटेस्ट होनी चाहिए, मतलब ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप पुरानी कुछ फोटो वहां पर अपलोड कर रहे हो 10 साल 5 साल के पहले, जो वहां पर दिखाई नहीं दे रहा है, लोगों को समझ नहीं आ रहा है। ठीक है, तो ये लेटेस्ट फोटो हो, ये ध्यान रखना है आपको। देन इज अ सिग्नेचर, जो सिग्नेचर हम लोग साइन करेंगे उसकी साइज होनी चाहिए 10 से लेके 20 KB, और ये आप वहां पर ब्लैक इंक वाले पेपर से आपको साइन करना है। और ये किस पे साइन करना, आप कोई भी वाइट पेपर, एकदम प्लेन पेपर ले लीजिएगा, उसके ऊपर आप साइन कर सकते हो। यहाँ पर ध्यान रखना है ब्लैक इंक वाला पेपर होना चाहिए। सिग्नेचर हमेशा कैपिटल में नहीं होना चाहिए, कैपिटल लेटर विल नॉट बी अलाउड। सिग्नेचर करते समय उसमें कैपिटल लेटर वाला अलाउड नहीं किया जाएगा पूरा। उसके बाद में हैंड रिटन एंड इज अ लेफ्ट थंब। लेफ्ट थंब की जो साइज होगी वो होगी 20 से लेके 50 KB के दौरान, एंड डायमेंशन इज आल्सो गिवन 3 सेंटीमीटर इंटू 3 सेंटीमीटर, ये देखना है। उसके बाद में जो हैंड रिटन डिक्लेरेशन लिखा जाएगा उसकी सिग्नेचर, उसका जो डायमेंशन है, उसका जो साइज होता है वो 50 KB से लेके 100 KB में होना चाहिए। ये व्हाइट पेपर विद अ ब्लैक और ब्लू इंक, इसमें आपको लिखना है एज इट इज। ठीक है, अब मान लो किसी भी एक बहुत ही रेयर केस में अगर देखा जाए कि कोई स्टूडेंट कह सकता है सर लेफ्ट हैंड नहीं है, तो फिर थंब कौन सा लगेगा, तो उस केस में आपको जानना है कि उस समय में आपका थंब राइट हैंड का भी चल सकता है, बट वो उसी कंडीशन में होगा जब उस कैंडिडेट का लेफ्ट हैंड ही नहीं है, उस केस में ये माना जाएगा। देन हैंड रिटन डिक्लेरेशन, ये आप जानते हो, ये ऑलरेडी नोटिफिकेशन में दिया है और मैं यहाँ पर भी आपको सामने ये प्रेजेंट कर रहा हूँ। इसको अच्छी तरह से एक बार रीड करके प्रॉपरली इसी तरह से आपको एक वाइट प्लेन पेपर पे लिखना है, उसका स्कैन करना है, उसका फोटो लेना है, और उसकी साइज होनी चाहिए आपकी कितनी, 50 से लेके 100 KB के दौरान, यार इसके दौरान यहाँ पर होनी चाहिए। देन इज अ सेल्फ डिक्लेरेशन होने के बाद में आप बाकी का वहाँ पर प्रोसेस फॉलो कर सकते हो। देन अब बात करते हैं एग्जाम का पैटर्न या नोटिफिकेशन में जो आई हुई वैकेंसी के बारे में, और उनमें ही एग्जाम का स्वरूप क्या होने वाला है। देखिए, जो जनरल वैकेंसी की हम लोग डिस्कशन यहाँ पर कर रहे हैं, जिसमें नंबर ऑफ पोस्ट की जैसे ही हम लोगों ने बात की, नंबर ऑफ पोस्ट है 350 वैकेंसी, ये ऑल ओवर इंडिया के लिए यार 350 वैकेंसी। ठीक है, इसमें अगर बात किया जाए तो रिजर्वेशन की, कास्ट वाइज, ओपन वाइज, आप सभी यहाँ पर चार्ट देख पा रहे होंगे कि किस प्रकार से वैकेंसी आउट की गई है इस साल, एंड बैकलॉग की वैकेंसी कहाँ पर हमारे पास नजर आ रही है। बैकलॉग की अगर देखा जाए तो यहाँ पर 6 वैकेंसी है, यहाँ पर 3 नजर आ रहा होगा। टोटल बैकलॉग की वैकेंसी 9 वैकेंसी ऐड हुई है। ठीक है, चलिए तो हम लोग बात करते हैं अभी एज लिमिट एंड अप्लाइड करने के लिए क्या क्या होना चाहिए। तो मैंने ऑलरेडी आपको बताया था कि मिनिमम जो एज है वो आपका 21 हो और मैक्सिमम एज आपकी 30 है, तब तक आप जनरल कैंडिडेट इसको अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन कोई भी कैंडिडेट अगर कास्ट में या ओबीसी में आता है तो ओबीसी वाले बच्चों को यहाँ पर डेफिनेटली 3 ईयर का एज रिलैक्सेशन ओबीसी को मिल जाएगा, और एसटी और एससी में अगर आते हैं तो 5 ईयर वैसे भी मिल जाएगा। ठीक, देन कोई भी ग्रेजुएट होना चाहिए, जैसे हम लोगों ने ऑलरेडी बताया था कि स्पेशलिस्ट के लिए तो एनी ग्रेजुएट वाले स्टूडेंट अलाउ कर सकते हैं, अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन अगर आप कोई जनरल या जनरल के लिए कोई भी ग्रेजुएट स्टूडेंट अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन स्पेशलिस्ट के लिए जा रहे हो, अप्लाई कर रहे हो, तो वहाँ पर कुछ क्राइटेरिया है, उसको आपको ध्यान से देखना है, उस ओरिएंटेड आपको चेक करना चाहिए। चलिए तो मैं आगे बढ़ता हूँ। एग्जाम का जो पैटर्न होगा, एग्जाम में क्या होने वाला है, और सबसे अच्छी चीज़ देखिए इसमें क्या है, ये फॉर्म इंपॉर्टेंट क्यों है इसकी बात बता देता हूँ। इसमें जो सैलरी स्ट्रक्चर हो बहुत ही बढ़िया, बहुत ही शानदार सैलरी है। अगर हम लोग सैलरी की बात करें, देखिए यार यहाँ पर सैलरी कितनी नज़र आ रही है। आपका जो बेसिक पे है वो 88,635 रुपीज़ का बेसिक पे है। ठीक है, अगर कुल मिला के अलाउंसेस मिला के सब कुछ अगर कंबाइन कर दिया जाए तो जो एनुअल मंथली सैलरी जो आएगी वो मिनिमम सैलरी यहाँ पर आ जाएगी आपकी। और ये सैलरी कितनी नजर आएगी, आप थोड़ा ध्यान से देखना, 1,26,000 ये आपकी एकदम मिनिमम सैलरी होगी ज्वाइनिंग करते समय। देखिए यार बहुत शानदार सैलरी, बढ़िया सैलरी। उसके बाद में अगर हम लोग देखेंगे कि एग्जाम का पैटर्न को मैं यहाँ पर लाता हूँ, एग्जाम पैटर्न, एग्जाम किस हिसाब से कंडक्ट की जाएगी इसके ऊपर बात करते हैं। देखिए हाँ, अब एग्जाम की खासियत समझेगा आप लोग कि जब हम लोग ये एग्जाम के लिए अप्लाई करेंगे तो शुरुआत में हम लोगों ने कहा कि प्रीलिम्स होगी, और देखिए प्रीलिम्स की खूबी देखिए यहाँ पर क्या है। जो प्रीलियम के लिए हम लोग अप्लाई करने वाले हैं, तो प्रीलियम जो होने वाली है उस प्रीलियम की एग्जाम में या मेंस एग्जाम में, दोनों एग्जाम प्री एंड मेंस में
कहीं पर भी निगेटिव मार्किंग नहीं है, ये सबसे अच्छी बात है। यानी आप जो भी प्री और मेंस दोगे देयर इज अ नो निगेटिव मार्किंग, कहीं पर भी निगेटिव मार्किंग नहीं है। और प्रीलिम्स में हमारे पास हमेशा की तरह नॉर्मली अगर आप बैंकिंग की तैयारी करो या इंश्योरेंस की तैयारी करो 3 सब्जेक्ट आते ही है, वो तीनों सब्जेक्ट यहाँ पर नजर आ रहे हैं। फर्स्ट सब्जेक्ट इज अ रीजनिंग एबिलिटी, दैट इज अ नंबर ऑफ क्वेश्चन इज अ 35 फॉर अ मैक्सिमम मार्क्स इज अ 35 एंड लैंग्वेज दोनों है, इंग्लिश एंड हिंदी में आप अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन कंडीशन समझेगा, सबसे अलग कंडीशन कैसे रखी गई है। देखिए ये भी आपने ज़्यादातर लोगों ने देखा होगा कि हर बैंकिंग एग्जाम में 20 मिनट का तो वैसे भी सेक्शनल टाइम रखा ही जाता है। कोई भी स्टूडेंट कोई भी बैंकिंग और इंश्योरेंस एग्जाम की अगर तैयारी करता है तो 20 मिनट ये सेक्शनल टाइम रखा गया है। लेकिन इसमें अच्छी चीज़ ये है कि 20 मिनट देने के बाद एक मिनिमम स्कोर उन्होंने पहले ही कंसीडर कर लिया, कम से कम इतना स्कोर तो आना ही चाहिए। ठीक है, मिनिमम स्कोर ये पहले ही है, यानी आप उस स्कोर को अचीव नहीं कर पा रहे हो, उसको अगर हिट नहीं कर पा रहे हो तो वैसे ही फेल है यार। ठीक है, मिनिमम स्कोर की बात करें 35 क्वेश्चन फॉर 35 मार्क्स। अगर कोई भी कैंडिडेट कास्ट में आता है यानी एसटी, एससी एंड पीडब्ल्यूडी में, तो वहां पर मिनिमम स्कोर है 16 मार्क्स तो हासिल करना ही पड़ेगा, ये मिनिमम रखा गया। 16 मार्क्स आपको लाना चाहिए यार इसमें। अदर यानी ओबीसी ओपन में मिनिमम रीजनिंग का स्कोर लगेगा 18, कम से कम 18 आएगा। सेम उसी तरह से क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड ये वाला सब्जेक्ट में अगर देखा जाए, नंबर ऑफ क्वेश्चन 35, मार्क्स इज आल्सो 35 और जो मिनिमम स्कोर यहाँ पर 16 है, यहाँ पर 18 है एंड 20 मिनट इज द टाइम। ठीक है, फिर हम लोग आते हैं जनरल इंग्लिश लैंग्वेज विद स्पेशली एम्फाइज विद ऑन अ ग्रामर, वोकैबुलरी एंड कॉम्प्रेंशन, मतलब जिसको हम लोग इंग्लिश कह रहे हैं। इंग्लिश में नंबर ऑफ क्वेश्चन 30 है, मैक्सिमम मार्क्स 30 है। लेकिन अगर कास्ट में आते हो तो मिनिमम जो कट ऑफ लगेगा एसटी एससी वालों के लिए तो वो 9 मार्क्स का लग रहा है, और यहीं पर यही कट ऑफ अगर मैं यहाँ पर बात करूँ अदर के लिए तो वहाँ पर 10 लग रहा है। लेकिन इसमें एक खूबी देखिएगा आप लोग, इंग्लिश ये क्वालिफाइंग, ये लैंग्वेज टेस्ट कंसीडर किया जाएगा, विल बी क्वालिफाइंग नेचर, इसका स्कोर कंसीडर नहीं होने वाला है। अगर कोई कैंडिडेट में इंग्लिश का खाली क्वालिफाइंग नेचर के लिए ही कंसीडर किया जा रहा है, उसका रिजल्ट में या पोस्ट बनाते समय या रैंकिंग के वाइज उसका कोई भी रोल नहीं रहेगा। यानी आप ऐसे मान के चलिए इंग्लिश का आपका मिनिमम जो 10 है वो आना चाहिए, जनरल की मैं बात करूं, और पूरा का पूरा जो प्रीलियम का कट ऑफ होगा वो डिसाइड होगा ये 2 सब्जेक्ट के ऊपर, रीजनिंग एंड क्वांटिटी एप्टीट्यूड, ये दोनों के ऊपर डिसाइड होगा। सर फिर प्रीलियम्स की एग्जाम होने के बाद में क्या ये मार्क्स आगे कंसीडर किए जाएंगे पोस्ट के लिए? तो यार नहीं कंसीडर किए जाते। प्रीलिम वन इज द क्वालिफाइंग नेचर एग्जाम होती है जिसको आगे आपको अरेंज यानी एक जस्ट क्वालिफाई करके आगे बढ़ने के लिए होता है। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट एग्जाम की बात कर लेते हैं। अनदर जो एग्जाम होगी कि प्री क्वालिफाई हो गया और प्री होने के बाद में अगर हम लोग मेंस के लिए आते हैं तो मेंस में क्या क्या बदलाव आपको नजर आएंगे और क्या क्या तैयारी करनी पड़ेगी। देखिए मेंस में भी जो एग्जाम मानी जा रही है और ये एग्जाम जो होगी, ये एग्जाम 2 प्रकार से कंडक्ट किया जाएगा। वन इज द ऑब्जेक्टिव एंड अनदर इज अ डिस्क्रिप्टिव, दोनों टाइप है ऑब्जेक्टिव एंड डिस्क्रिप्टिव। ऑब्जेक्टिव की अगर बात करूं मैं तो ऑब्जेक्टिव में फर्स्ट सब्जेक्ट इज अ रीजनिंग, ऑल्सो 30 क्वेश्चन फॉर 90 मार्क्स यार। हाँ 90 मार्क्स है यानी 3 गुना मार्क्स आपको नजर आ रहे होंगे यहाँ पर। विस्ट में मिनिमम क्वालिफाइंग नेचर के लिए 40 मार्क्स होना कास्ट में कंपलसरी है। अगर आप जनरल कैटेगरीज में आते हो या ओबीसी में आते हो तो 45 इज अ मिनिमम स्कोर। ठीक है, उसके बाद में ड्यूरेशन आपका 40 मिनट होगा रीजनिंग के लिए। उसके बाद में जनरल नॉलेज, करंट अफेयर्स ये सब्जेक्ट है, नंबर ऑफ क्वेश्चन इज ऑल्सो 30, मार्क्स यहाँ पर 60 दिया गया है, मतलब आप डबल मार्क्स इसको कंसिडर कीजिएगा। ठीक है, और यहाँ पर 27 का ये मिनिमम कट ऑफ रहेगा और यहाँ पर 30 रहेगा। टाइमिंग जो दिया गया है यहाँ पर 20 मिनट है, ये ध्यान में रखना है, यहाँ पर 20 मिनट का टाइम है। आगे बताते हैं डेटा इंटरप्रिटेशन एंड एनालिसिस। देखिए एक थोड़ा सा मैं यहाँ पर इन्फॉर्म करना चाहता हूँ, पहले प्रीलिम्स में वहाँ पर नाम क्लियर है क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, जबकि मेंस में जा रहे तो मेंस में मैथ्स का नाम ही बदल गया, मैथ्स का नाम दिया है डेटा इंटरप्रिटेशन। जितने भी स्टूडेंट आप बैंकिंग या इंश्योरेंस की तैयारी करते हो आप ऑलरेडी जानते हो बैंक का सबसे फेवरेट सब्जेक्ट, फेवरेट टॉपिक होता है क्वांटिटी एप्टीट्यूड है मैथ्स में, जिसको आप मैथ्स भी कह सकते हो, डेटा इंटरप्रिटेशन। ठीक है, तो मेंस में इसका खाली नाम ऐसे दे दिया डेटा इंटरप्रिटेशन एंड एनालिसिस, यानी इसमें डी सबसे ज़्यादा चलेगा। नंबर ऑफ क्वेश्चन 30 होंगे, मार्क्स फॉर 90 मार्क्स के लिए आएगा, और जो टाइमिंग मिनिमम यहाँ पर 40 चाहिए और यहाँ पर 45 चाहिए। ठीक है, ये दोनों 40 मिनट के लिए। फिर एक सब्जेक्ट यहाँ पर आ रहा है करंट अफेयर्स के अलावा, दैट इज कॉल्ड एज इंश्योरेंस एंड फाइनेंस मार्केट अवेयरनेस। इंश्योरेंस एंड फाइनेंस मार्केट अवेयरनेस में जिसमें नंबर ऑफ क्वेश्चन 30 नजर आएंगे फॉर 60 मार्क्स के लिए, और यहाँ पर
ये 27 एंड 30 और टाइमिंग इज ऑल्सो गिवन 20 मिनट। तो जहाँ जहाँ पर उनको लग रहा है कि करंट अफेयर्स वाले सब्जेक्ट चल रहे हैं जिसमें आपको कोई कैलकुलेशन नहीं, उसमें डायरेक्टली क्या बताया गया है, तो डायरेक्टली सीधा एक ही अप्रोच है कि क्या करना है वहाँ पर उन्होंने अप्रोच रखा है कि आप लोगों को वहाँ पर जल्दी जल्दी सही सही ढंग से टिक करना चाहिए, उसमें कैलकुलेशन नहीं होगा आपका, ठीक है। देन इज अ टोटल की अगर बात करूँ 120 क्वेश्चन की पेपर होगा, 300 मार्क्स का पेपर होने वाला है और 2 आवर्स का पेपर। देखिए चीज़ अच्छी क्या है इसमें, तो मेंस हो या प्री हो, इन दोनों में भी क्या नहीं है, निगेटिव मार्किंग नहीं है, ये ध्यान में रखना है। एग्जाम में कोई निगेटिव मार्किंग नहीं है। उसके बाद में जो एक 5th लेवल वहाँ पर दिखा है डिस्क्रिप्टिव पेपर, जो इसमें क्लियर है, डिस्क्रिप्टिव पेपर जो होगा उसमें स्किल टेस्ट ये कंसीडर किया जाएगा, जिसमें आपको ईमेल्स राइटिंग या रिपोर्ट राइटिंग मान लो, सिचुएशन एनालिसिस या प्रिसाइज राइटिंग इसके ऊपर आएगा, जिसमें 25 मार्क्स के लिए एग्जाम कंसीडर किया जाएगा, जिसमें पासिंग मार्क्स रखा है 9 एंड 10 का। टाइमिंग आपको दे दिया गया है वहाँ पर 30 मिनट का, बट जो डिस्क्रिप्टिव होगा वो इज ऑल्सो क्वालिफाइंग नेचर, उसके स्कोर कंसीडर नहीं किए जाएंगे यार, ठीक है। ये एग्जाम होने के बाद में जब आगे हम लोग बढ़ेंगे तो देर इज अ निगेट इंटरव्यू प्रोसेस, जो इंटरव्यू का लिए उन्होंने तो जो पैटर्न रखा है वो यहाँ पर बताना चाहता हूँ। इंटरव्यू का अगर हम लोग ध्यान से देखें तो इंटरव्यू के पैटर्न में, इंटरव्यू का जो आएगा पैटर्न आएगा उसमें जस्ट जनरल जो सवाल पूछे जाते हैं अबाउट योर सेल्फ या इंश्योरेंस से रिलेटेड टर्म्स, इसके ऊपर बात की जाएगी, ठीक है। तो ये कुछ सिलेबस है जिसके ऊपर आज हम लोगों ने डिस्कस किया। इसका एनालिसिस करते समय अगले लेक्चर में टॉपिक में कौन सा टॉपिक इंपॉर्टेंट है, क्या क्या वेटेज होगा, इसके ऊपर डिटेल में एनालिसिस बताया जाएगा। अभी के लिए मैं ये डेफिनेटली कहना चाहता हूँ बहुत ही बढ़िया अपॉर्चुनिटीज़ हैं, डेफिनेटली इसको अप्लाई कीजिएगा और शानदार जॉब पाइएगा, ठीक है। यहाँ पर रुकता हूँ, थैंक यू, जय हिंद।